नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का लोकल 7 न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आज हम 4 की चौकड़ी पर बात करने जा रहे हैं। जो 4 बड़ी खबरें जो जुड़ी हैं राजनीति, प्रशासन, समाज और आपके सीधे सरोकार से। तो चलिए बिना देर के रुख करते हैं आज की 4 बड़ी खबरों की ओर। पहली खबर शिमला से है, जहां शिमला के सजौली गुरुद्वारा चुनाव को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सिख संगठनों ने चुनाव प्रक्रिया को फंड दुरुपयोग पर सवाल उठाए हैं। उसके साथ ही दूसरा हरियाणा से है, जहां हरियाणा में आयुष्मान योजना पर संकट के संकेत मिल रहे हैं। भुगतान से देरी से अस्पताल ने सेवाओं बंद करने की चेतावनी दी है। तीसरी खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली में फर्जी डिग्री बनाने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 14 खबर हिमाचल से है, जहां हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले के बाद सियासत तेज हो गई है और बागी विधायकों की पेंशन बहाल करने के आदेश पर बयानबाजी शुरू कर दी गई है। तो चलिए इन खबरों को बात करते हैं विस्तार से। शिमला से खबर है, जहां शिमला के सजौली गुरुद्वारा कमेटी चुनाव को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। 2 सिख संगठनों ने बीच के चुनाव में खुलकर सामने आए हैं। उसके साथ ही एक्टिंग कमेटी ने चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आरोप है कि नियमों के तहत चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। प्रशासन पर भी अनदेखी और राजनीतिक दबाव के आरोप लग रहे हैं। उसके साथ ही मामले की शिकायत एसडीएम, डीसी और एसपी को दी जा रही है। अब मामला कोऑपरेटिव सोसाइटी और हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। साथ ही गुरुद्वारा के फंड के दुरुपयोग के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। वही मर्यादा का उल्लंघन है। आप सिर्फ इनको ऐसा बोलो, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि इनको बोलो फोन बाहर जाके कर दो। इसी बात पे नहीं, जिस तरह से ये तो बात होगी, काफी लंबी बात होगी। आपको धमकियां मिली, आपने पुलिस में कंप्लेंट की? पुलिस में तो उन्होंने की सर कंप्लेंट। नहीं, धमकी आपको मिली? आपको तो धमकियां आपको नहीं, बेटे को लेके गए ना वो। नहीं, आप बोल रहे मेरे को धमकियां। जैसे आपकी स्कूटी तोड़ी, जैसे मैंने बताया, हाँ, आपके साथ पुलिस में कंप्लेंट तो आपने नहीं, उसको हमने कंप्लेंट नहीं। तो आपको करनी चाहिए। बात ये है कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, कंप्लेंट करनी चाहिए। लेकिन जब एक संजौली थाने का एसएचओ ही रात को 9:30 बजे फोन करके आपको ये बोल रहा है कि कल इलेक्शन है और आप मेरी बात को ध्यान से गौर से इस बात की भी कंप्लेंट, इस बात की कंप्लेंट फिर हमने एसपी साहब को करी। इस बात की कंप्लेंट हमने एसपी साहब को करी और वहां पर एक आईओ थे पहले, की नाम से जो चले गए, ट्रांसफर हो गए, रविंदर सिंह जी थे एक आईओ। उन्होंने हमारे को फोन पे पिछले साल बहुत ज्यादा प्रेशर डालने की कोशिश करी, ये जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं कर रहे हो, आपसी में बैठ जाओ। हम आपको एक चीज आज बहुत क्लियर कट तरीके से बताना चाहते हैं कि ये जो मीडिया में हमारा आना है ये हमारी पहल नहीं है, उनकी पहल थी। उन्होंने फेसबुक पे उन्होंने इंटरव्यूज डाली अपनी, अमर उजाला में ये कटिंग उन्होंने लगाई। उसके बाद हमने अपना एक्शन लेना शुरू किया। उसके बाद हम मीडिया में आए। 2025 अगस्त में भी हमने उनको मीटिंग करने के लिए बोला था, हम उनके पास भी गए थे। हम वहां पर 18 लोग कमेटी बना के बैठ के आए, लेकिन उन्होंने हमारे को मीटिंग में अटेंड ही नहीं किया। उन्होंने टाइम दिया कि हम हफ्ते बाद सोच के बताएंगे। उसके बाद वो आए नहीं, कहते हमें आपके साथ बैठना जरूरी नहीं लगता, हम नहीं बैठेंगे। उन्होंने हमारे को ऐसे कहा। उसके बाद हमने सिंह सभा गुरुद्वारा और 5 गुरुद्वारे जो शिमला के हैं सभी के प्रधानों को बुलाया और इनसे बैठ के बातचीत करने की कोशिश भी करी कि बैठ के मामला सुलझ जाए, इलेक्शंस हो जाए, हमारे को इस चीज को बाहर ओपनली सबके बीच में ना लाना पड़े। उस समय भी इन्होंने 4-5 घंटे की मीटिंग के तहत बाद में ये पहले मान गए थे, राजी हो गए थे। एक टेम्परेरी कमेटी बनाई के लिए 7 मेंबर्स की। अब एट प्रेजेंट आपने जो एसपी है जी आपको गुरुद्वारे में जाने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं हम सारे जो हैं संगत रूपी संजौली गुरुद्वारा से आए हैं। हम सारे संगत के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, या कह लीजिए कि संगत ने हमें कहा है कि आप हमारी तरफ से हमारी आवाज़ जो है वो सारे शिमला प्रवासियों के पास और पूरे देश विदेश में पहुंचाई जाए कि संजौली गुरुद्वारा में पिछले 6 सालों से क्या हो रहा है, कैसे वहाँ पर संगत को आने से रोका जा रहा है, कैसे वहाँ पर लोगों को बरगलाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। और 2 लोग वहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 6 साल से अपना राज बनाया है और पब्लिक के, संगत के पैसे को मिसयूज कर रहे हैं बहुत ही बुरे तरीके से। और हाल ही में उस सारी चीज़ों को चलते हमने उनके ऊपर जब क्वेश्चनिंग करी, लास्ट ईयर हम सारे इकट्ठे हुए, क्योंकि हर 2 साल बाद हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है संजौली गुरुद्वारे का, जिसमें मेंशन है कि हर 2 साल के बाद इलेक्शंस होनी चाहिए। तो उन्होंने अपनी मर्जी से 3-3 साल के बाद इलेक्शंस कंडक्ट करवाई और उस इलेक्शंस जो भी है वो बोगस इलेक्शंस हैं। ना उसमें उन्होंने चंदा इकट्ठा करा, ना किसी को जनरल हाउस का कमेटी का मेंबर बनाया, ना नॉमिनेशंस फाइल करी, ना कोई मीटिंग्स हुई, ना किसी के मिनट्स रिकॉर्ड हुए। और ये सारा बोगस काम करते हुए उन्होंने कहा कि हम तो जकारे लगाकर, नारे लगाकर
चुन लेंगे, जबकि उनको 2 साल बाद नॉमिनेशंस का मौका देना चाहिए। अगर कोई संगत के लोग आगे आकर काम करना चाहते हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाना चाहते हैं, तो मौका देना चाहिए, जबकि वो इस चीज़ें नहीं कर रहे थे, अकाउंट्स का हिसाब नहीं दे रहे थे। तो लास्ट ईयर 2025 में अगस्त में हमने उनसे बैठ के बातचीत करने की कोशिश करी। हमने उनको कहा कि हम अब बहुत सारे लोग हैं जो आगे आके सेवा करना चाहते हैं, आप 2020 से यहाँ पर हैं, हम आपसे विनम्रता से ये बात करना चाहते हैं कि आप पीछे हटिए या आप टाइमली इलेक्शंस कंडक्ट कराइए, जो कि 2025 में होने चाहिए थे अप्रैल में। जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम ये 2026 में कराएंगे, हमारे प्रोसीडिंग बुक में लिखा है। हमने उनको काउंटर क्वेश्चन करा कि हमारे एमओए में लिखा है कि 2 साल के बाद इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन उन्होंने इस चीज से साफ इनकार कर दिया और हम आपसे बात करने के लिए मना कर दिया। संगत का समर्थन हमारे साथ था। तकरीबन 180 लोग हैं जिन्होंने हमारे को एक एप्लीकेशन के ऊपर साइन कर दिया, जो कि वो यूज करना चाहते थे कि आप इसमें इलेक्शंस कराएं, टाइमली हमारी आवाज वहां तक पहुंचाएं। अगर वो हमारी बात नहीं सुनते तो फिर आप कहीं भी किसी भी, चाहे आपको उच्च न्यायालय जाना पड़े, चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े, चाहे रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के पास जाना पड़े, वहां जाकर आप ये बात को हाईलाइट करें और बताएं कि ऐसा ऐसा संजौली गुरुद्वारे में संगत के साथ बहुत बदसलूकी हो रही है, फंड्स का मिसयूज हो रहा है। तो इन्होंने, हम वहां पर भी गए, हमने अपनी एप्लीकेशन दी, एसडीएम साहब को भी दी और रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को रिसेंटली दी। पहले जब हमने एसडीएम साहब को दी तो इन्होंने बहुत पॉलिटिकल प्रेशर लगा के वहां पर हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करी और वहां से एक अनबायस्ड अनस्पोकन ऑर्डर पास हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है। जब हमने उसकी आरटीआई फाइल करी तो आरटीआई फाइल हमारे पास उसकी एक कॉपी है जिसके अंदर उनके खिलाफ या उनके तरफ से कोई भी प्रूफ नहीं है। और जो हमने प्रूफ्स लगाए थे, हमने प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग करके जो संजौली की संगत या उसके नियर बाय एरियाज की संगत है उनके साइन करवाए, हमने अपनी वीडियोग्राफी करी, पेन ड्राइव्स दी, हमने प्रूफ दिए, वो कोई भी इसमें अटैच नहीं है। हमने पूरी कंप्लीट आरटीआई की एक कॉपी मांगी थी जिसके अंदर सिर्फ एक एप्लीकेशन और ऑडिटेड बैलेंस शीट है, जबकि जो धार्मिक संस्थाएं होती है वो खाली ऑडिटेड बैलेंस शीट के साथ ये प्रूफ नहीं होता कि आपके पैसे का मिसयूज नहीं हो रहा है। क्यों? हरियाणा में आयुष्मान योजना पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। जी आपको बता दें, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। भुगतान में देरी को लेकर डॉक्टर्स में नाराजगी बढ़ती जा रही है। उसके साथ ही निजी अस्पतालों ने योजना से बाहर होने का बात कहा है। उसके साथ ही 20 अप्रैल के बाद सेवाएं बंद होने की आशंका बताई गई है। लोगों ने बताया कि इससे लाखों मरीजों के मुफ्त इलाज में असर पड़ रहे हैं और आईएम ने अपनी मांग को लेकर पत्र भी भेजा है। अब सरकार के फैसले पर सबकी नजर टिकी हुई है। काम करना बंद करने जा रहे हैं, क्या मामला और कहाँ स्कीम बंद होने जा रही है? ये सितंबर 2025 से हरियाणा में प्रॉब्लम आ रही है पेमेंट्स की। सितंबर 2025 से बिल्कुल पेमेंट्स आ ही नहीं रही है आयुष्मान हॉस्पिटल्स को। तो 6 महीने बहुत लंबा टाइम होता है किसी भी हॉस्पिटल को कि अगर उनकी पेमेंट्स ना आए तो वो कैसे मतलब काम कर पाएंगे आगे। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया है, परसों हमारी मीटिंग हुई थी ऑनलाइन, उसमें ये तय हुआ है कि हमने सारों ने सरेंडर लेटर्स हमें दिए हैं। अभी प्रक्रिया चल रही है, लोगों के सरेंडर लेटर्स हमारे पास आ रहे हैं। अगर 20 अप्रैल तक इस पे कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं होती है, कोई हमें नज़र नहीं आता कि कोई स्टेप लिया जा रहा है, तो 20 से फिर हम ये सरेंडर लेटर सरकार को पहुंच जाएंगे। हरियाणा की बात करूंगी, टोटल की अराउंड हमारी एस्टिमेशन है 300 या 400 करोड़ की पेमेंट पेंडिंग है रफली। 600 हॉस्पिटल्स है तकरीबन हरियाणा में जो आयुष्मान भारत स्कीम जिनके पास है। क्या क्या आयुष्मान में काम करते हैं? क्या कौन सी बीमारी देखते हैं? बीमारियां तो देखो कई सारी थी, पैकेजेस कई सारे थे। अभी पीछे वो सरकार ने कुछ पैकेजेस डी रिजर्व किए हैं। डी रिजर्व मतलब प्राइवेट में वो अब अलाउड नहीं है। जैसे आप कैटरैक्ट की सर्जरी होगी, ठीक है, और गॉल ब्लैडर की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ये सब उन्होंने निकाल दिए पैकेजेस। ये पैकेजेस केवल सरकारी हॉस्पिटल्स में चल रहे हैं, ठीक है। वैसे ही पैकेजेस कम है और उसके ऊपर से अब पेमेंट्स भी नहीं आ रही है।
मैडम जो कार्ड होल्डर हैं जी। तो कोई इफेक्ट पड़ेगा, और इसके अलावा हॉस्पिटल के जो इलाज चल रहे थे जी। उनके ऊपर भी कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा जी, किस तरह के इफेक्ट रहेंगे? बिल्कुल पड़ेगा। आप पेशेंट अगर उसको सरकारी हॉस्पिटल में कोई ट्रीटमेंट के लिए जाता है, वहाँ नहीं कर पा रहा है, तो तभी तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में आता है। पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अगर पेमेंट नहीं मिल रही है तो आगे वो पेशेंट को कैसे अटेंड करेगा? प्राइवेट हॉस्पिटल की अपनी भी रनिंग कॉस्ट होते हैं, जो उनकी एम्प्लॉयज़ होती हैं उनकी तनख्वाहें होती है, तो 6 महीने में तो ये छोटे हॉस्पिटल्स के लिए मुश्किल होता है सर्वाइव करना। तो सरकार के आगे कभी आप डिमांड रखिए? देखिए बिल्कुल। देखिए, यमुनानगर ज़िले में तो ऐसा कुछ हमारे पास प्राइवेट हॉस्पिटल से या डॉक्टर से किसी का अभी तक ऐसी शिकायत आई नहीं है कि हम कोई सरेंडर करने जा रहे हैं या इस तरीके की कोई बात है। अगर मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात आती है तो इसके बारे में तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार ने अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी, सिविल हॉस्पिटल में भी काफ़ी सारे पैकेजेस रिजर्व कर दिए जो सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होंगे, और हमारे पास हर टाइप के स्पेशलिस्ट हैं जो अभी भी हम काफ़ी सारे ऑपरेशंस कर रहे हैं। तो हरियाणा में भी यमुनानगर का दूसरा तीसरा नंबर है सबसे ज़्यादा आयुष्मान बेनिफिशरीज़ के ऑपरेशन करने के लिए। तो ऐसा अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भविष्य में भी अगर ऐसा कुछ कभी होता है तो हमारी टीम बिल्कुल तैयार है यहाँ पे ऑपरेशन करने के लिए, तो मरीजों को किसी टाइप की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। सर जिस तरीके से व्यवस्था नहीं, जब से सरकार ने काफ़ी सारे पैकेजेस रिजर्व किए हैं उसमें तो हमारे पास ही बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं, तो वर्कलोड की बात नहीं है, हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं। सरकार ने प्राइवेट के साथ साथ गवर्नमेंट जो हमारा जो सरकारी हॉस्पिटल है उनको पूरा इक्विप्ड कर दिया है, और फाइनेंस की और किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे फैसिलिटीज़ हमारी हैं तो हमारे पास हो रहे हैं, हमारे पास ऐसी कोई ओवरलोड वाली बात नहीं है। पता चलता है सर, हमने कम से कम भी अभी एक पूरी लिस्ट है हर डिपार्टमेंट की, जो मैक्सिमम जो लोगों को एक रूटीन वाले जो ऑपरेशंस हैं वो सरकार ने सारे के सारे रिजर्व कर दिए हैं सरकार के पास, हमारे पास सरकारी हॉस्पिटल्स में। तो 70 से लेके मतलब अब हमारे पास 70% से ज़्यादा पेशेंट जो प्राइवेट में जाते थे वो सरकारी हॉस्पिटल में हम उनका ऑपरेट कर रहे हैं। ये आयुष्मान कार्ड के थ्रू करते हो या? आयुष्मान कार्ड के थ्रू, बिल्कुल। मैं वही कह रहा हूँ कि जितने हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं या जितनी हम सर्जरीज कर रहे हैं, मान लो अगर हम 100 सर्जरीज कर रहे हैं तो उसमें हमारी 60 से लेकर 70% जो सर्जरीज हैं वो आयुष्मान कार्ड से वाली है, और हम सरकार को वो क्लेम रेज करके दे देते हैं और हमारी पेमेंट हो जाती है वहाँ से। पेमेंट का थोड़ा सा ये है कि भी थोड़ा सा इशू है लेट का, पर पेमेंट यूजुअली आ जाती है। नहीं, देखिए, अगर कोई सरकारी हॉस्पिटल कोई प्राइवेट हॉस्पिटल अगर ऐसे मना करता है ये तो खैर थोड़ा सा चिंता का विषय है, और सरकारी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके एसोसिएशन है वो एक बार उच्च अधिकारियों से, सरकार से भी इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। अगर उनका कोई इशू है हमें भी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी कोई इस टाइप की रिप्रेजेंटेशन नहीं आई, तो मेरे पास अभी कोई जानकारी नहीं है। अगर कोई आगे आएगी तो फिर उसके बारे में देखेंगे, लेकिन अब तक इसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है कि 20 अप्रैल तक का कोई अल्टीमेटम है। दिल्ली के गोविंदापुरी इलाके में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल फर्जी डिग्री बनाने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। कार्रवाई में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही 28 लोग बाउंड डाउन किए गए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मौके से लाखों रुपए नकद की बरामद की है। 31 मोबाइल फोन और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं। उसके साथ ही बताया जा रहा है कि फर्जी डिग्रीज और मार्कशीट बड़े पैमाने पर तैयार की जा रही थी और मामले में पुलिस अब आगे की जांच में जुटी गई है। जिसका उद्देश्य जो साइबर संगठित अपराध है उसके खिलाफ हमने एक्शन लेना था। उस ऑपरेशन के दौरान गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन को बहुत बड़ी सफलता इसमें हासिल हुई है। एक साइबर संगठित गिरोह जो ऑनलाइन फेक डिग्री और फेक मार्कशीट्स प्रोवाइड करता था, उसको गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन ने बस्ट किया है, और उसके बस्ट होने से 7 इसके अंदर जो
अपराधी इन्वॉल्व थे उनको गोविंदपुरी पुलिस थाना की टीम ने अरेस्ट किया है। जो इसमें हमारी टीम थी, ये सारा जो कार्य किया है एसीपी हमारे कालका जी VKPS यादव, इनके सुपरविजन में, SHO हमारा अभी जो IPS प्रोबेशनर है हरनीत सिंह, इनके लीडरशिप में टीम जो बनी थी, इंस्पेक्टर विनीत मलिक, SI दीपक ढांडा, WSI सृष्टि, SI अंकित, हेड कांस्टेबल सतेंद्र, हेड कांस्टेबल सुरजीत, कांस्टेबल रोबिन, कांस्टेबल विष्णु भाटी एंड W कांस्टेबल निकिता। एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन पुलिस स्टेशन गोविंदपुरी में रिसीव हुई कि एक इस टाइप से संगठित रूप से कुछ अपराधी हैं जो ऑनलाइन फेक डिग्री और मार्कशीट्स बेचने का काम कर रहे हैं। उस इंफॉर्मेशन को टीम ने डेवलप किया। डेवलप करने के बाद जो कुछ उसमें सामने आया, उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई की। कार्रवाई करने पर पता चला कि ये लोग एक जगह किराए पर लेकर और उसमें कॉल सेंटर चला रहे थे। कॉल सेंटर में जो ये डाटा है, एक ऑनलाइन एप्स जहाँ पे लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ से ये डाटा लेते थे। उसमें जैसे वर्क इंडिया एक ऐप है, तो जब कोई भी विक्टिम उस पर जॉब के लिए अप्लाई करता था तो वहाँ से ये डाटा लेते थे। वहाँ से ये उसको विक्टिम को फांसने का काम शुरू करते थे। उसमें डाटा देखकर ये उसको कॉल करते थे। कॉल करके उसको बताते थे कि आप जो भी क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस पे एक जॉब निकली है, लेकिन उसमें आपको एक एडिशनल कोई डिप्लोमा या डिग्री का ये मेंशन करते थे, उसकी आपको ज़रूरत रहेगी। और साथ में ही उसको सोलिसिट करते थे कि अगर आपके पास ऐसी डिग्री या डिप्लोमा नहीं है तो हम आपको ये डिप्लोमा या डिग्री बिना एग्ज़ाम दिलवा सकते हैं। उसमें ये बताते थे, एक इन्होंने महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो इन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम बेस्ड है, उसका। दूसरा एक स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये भी आंध्र प्रदेश में रजिस्टर इन्होंने बताई। और इनकी फेक वेबसाइट भी इन्होंने बनाई और अपने कंप्यूटर में इन्होंने उसके फेक मास्टर प्रिंट्स बनाए और उसी पे ये अपने वहीं ऑफिस में बैठ के प्रिंटर से मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट्स सब प्रिंट करके और उनको विक्टिम्स को ये डिलीवर करते थे। बाद में विक्टिम को पता चलता था कि ये जो डिग्री है ये फेक है। तो इसमें टोटल जो 7 एक्यूज्ड गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन ने अरेस्ट किए हैं, जिसमें एक संजीव कुमार मौर्य, एक जनक, एक किशन कुमार, विक्की कुमार झा, आशीष थपलियाल, आकाश कुमार और संजय अरोड़ा। ये 2 जगह पे सेंटर चला रहे थे, एक गोविंदपुरी में और एक कालका जी में। जो आशीष थपलियाल है वो इसका मास्टरमाइंड है। आशीष थपलियाल ने इनको ये काम सिखाया और उसके बाद विक्की कुमार झा है, उसका एक दूसरा गोविंदपुरी में उसने सेंटर खोला। तो पहले गोविंदपुरी वाला जो सेंटर था, पहले हमने उस पर रेड की वहाँ से, और जो दूसरा कालका जी में इनका सेंटर था वहाँ पे दोनों जगह से मिलाकर कुल 2,79,000 रुपये कैश, 2 लैपटॉप, 2 प्रिंटर्स जिन पे ये डिग्री और वो सब प्रिंट करने का काम करते थे, 31 मोबाइल फ़ोन जो ये एक कॉल सेंटर की तरह चला रहे थे, जिससे ये अलग अलग विक्टिम्स को कॉल करते थे, फिर उनको इंगेज करते थे। उनकी जो उसमें चैट है वो भी सब है कि किस तरीके से वो उसको फंसाते थे और फेक डिग्री के लिए उनको कन्विंस करते थे। और जो वाईफाई राउटर है, उसके अलावा 40 से 50 जो फेक मार्कशीट्स और डिग्रीज हैं जो इस तरीके से हैं, वो हमें बरामद हुई है। इसके अलावा जो पेपर्स हैं जिस पे ये डिग्री प्रिंट करते थे, वो हमें बरामद हुई है वहाँ से। इसके अलावा एक रजिस्टर जिसमें टोटल डिटेल्स ऑफ विक्टिम्स लिख रखी है, जिसमें कि आई थिंक 200-400 के करीब उसमें एंट्री है। हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट के फैसले के बाद सियासत तेज हो गई है। दरअसल बागी विधायक की पेंशन जारी करने के आदेश दिए जा रहे हैं। इस फैसले पर सरकार की प्रतिक्रिया सामने आई है। मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि आदेश का अध्ययन किया जाएगा। उसके साथ ही बताया जा रहा है कि उन्होंने साफ किया है कि कानूनी दल बदल रोकने के लिए लाया गया था और साथ ही बदले की भावना से काम करने के आरोपी को खारिज किया जाएगा। राज्य की आर्थिक स्थिति को भी चुनौतीपूर्ण बताया जा रहा है। केंद्र की नीतियों और बजट कटौती पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।
उनकी तरफ से एक ऑर्डर आया है जिसमें जो विधायक है, पूर्व विधायक और जिन्होंने दल बदल के तहत उनको सैलरी और वेतन को रोकने की बात कही थी सर, उसको कोर्ट ने कहा कि रिलीज़ किया जाए। इसके ऊपर आपका क्या कहना है सर? नहीं, अभी जो हाई कोर्ट के आदेश हुए हैं जिसमें कहा गया है कि हमारे जो दो पूर्व विधायक हैं उनकी पेंशन को जो रिलीज़ किया जाए, वो मैंने नहीं देखा है, मगर उसका अध्ययन किया जाएगा। और जो पुराना बिल था वो तो विड्रॉ कर लिया गया था, जिसमें पुरानी जो पेंशन्स को रोकने की बात की गई थी। नया बिल जो है हिमाचल विधानसभा में जो है वो पेश किया गया है, जिसमें जो एंटी डिफेक्शन लॉ जिन पे इम्प्लीमेंट हुआ था उस टर्म की पेंशन ही रोकने की बात कही गई है इस बिल में। अब मुझे नहीं पता कि हाई कोर्ट का निर्णय क्या हुआ है, उन्होंने जो हमारा सेकंड बिल है उसको कंसिडरेशन में लिया है नहीं लिया, मगर जो मेरी जानकारी है उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि इनकी जो पेंशन्स हैं पूर्व विधायकों की जिनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगा था उनको रिलीज़ करने की बात जो है कोर्ट ने की है। और कोर्ट ने कोई, मुझे लगता कोई बिल के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है, क्योंकि ये जो बिल लाया गया है ये इस मंशा से लाया है कि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव में जो विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की परंपराओं के अनुरूप, जबकि हिमाचल प्रदेश में इस तरह की राजनीति जो है कभी भी नहीं चली है। और उसके बाद वोट, क्योंकि विप जो है वो राज्यसभा में अगर विधायक वोट दूसरी पार्टी को डालता है क्योंकि उसको अपने एजेंट को दिखाना पड़ता है, तो उस पर वो विप लागू नहीं होता है। मगर इन विधायकों ने, जो 6 विधायक कांग्रेस के थे, उन्होंने विप का उल्लंघन किया। विप जारी होने के बावजूद भी जब बजट विधानसभा में पेश किया गया तो ये सदन से अनुपस्थित थे और पिटीशन फाइल हुई और स्पीकर ने इनको डिस्क्वालीफाई, सदस्य जो 14वीं विधानसभा के सदस्य थे उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। उसके बाद ऐसा जो हिमाचल प्रदेश में कभी हुआ नहीं था और सरकार की मंशा और मुख्यमंत्री की मंशा है कि इस तरह की राजनीति हिमाचल प्रदेश में दल बदल वाली या क्रॉस वोटिंग वाली राजनीति ना चले। उसको रोकने के लिए बिल जो है विधानसभा से में पास किया गया था, जो हाई कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया है। और वो बिल जो है जिसमें उस बिल को वापस सरकार ने ले लिया है। अब नया बिल जो है अभी हमारी जो बजट सेशन हुआ है 2026 का, उसमें एक नए बिल को पास किया गया है जिसमें सिर्फ पेंशन रोकने की बात जो है वो 14वीं विधानसभा के जो सदस्य रहे हैं उनकी ही पेंशन रोकने की बात की है। उसी टर्म की पेंशन के जो है वो अधिकृत नहीं होंगे। जो विधायक पूर्व में भी पहले विधायक रहे हैं उनको उस टर्म की पेंशन जो है वो सामान्य रूप में मिलती रहेगी। मगर 14वीं विधानसभा में, क्योंकि ये जो घटनाक्रम हुआ है 14वीं विधानसभा में हुआ है और क्योंकि 14वीं विधानसभा की टर्म अभी तक ख़त्म नहीं हुई है और विधानसभा को अधिकार है कोई भी बिल बनाने का, और विधानसभा जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव भी बना सकती है, चाहे इन केस ऑफ फाइनेंशियल बिल्स है या इन केस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ या कोई भी बिल है वो रेट्रोस्पेक्टिव उसका अधिकार है। और 14वीं घटना 14वीं विधानसभा में हुई और 14वीं विधानसभा का भी कार्यकाल ख़त्म नहीं हुआ है। वो बिल जो है विधानसभा ने सर्वसम्मति से पास करके गवर्नर को असेंट के लिए भेजा है और मुझे उम्मीद है कि गवर्नर उसको स्वीकृति देंगे। और इस तरह की जो परंपराएं हैं दल बदल की, क्योंकि एक प्रतिनिधि, एक विधायक जो पार्टी उसको वो टिकट देती है और वो जीतते हैं तो वो पार्टी से भी अपनी गद्दारी करते हैं और अपने जनता वोटरों की भावनाओं को भी जो है वो नहीं कदर करते। इस तरह की निर्णय नहीं होनी चाहिए। तो एक मैसेज देने की कोशिश की है कि वे दल बदल हिमाचल प्रदेश में ना। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये बदले की भावना से कार्रवाई की गई थी और अब कोर्ट ने भी इसके ऊपर निर्णय दिया है। देखो, कोर्ट ने कहीं भी टिप्पणी नहीं की है, बिल के बारे में टिप्पणी नहीं की है या बिल को गलत करार कोर्ट ने नहीं दिया है। हाई कोर्ट ने केवल ये कहा है कि इनकी जो पेंशन है उसको रिलीज़, गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दिए कि गवर्नमेंट को उनकी पेंशन्स को रिलीज़ किया जाए। और अभी कोर्ट के फैसले को पे लॉ डिपार्टमेंट और सरकार अभी विचार करेगी, उसमें अपील करनी है नहीं करनी है, क्या करना है वो विचार करेगी। और सरकार की मंशा कोई किसी व्यक्ति के प्रति नहीं है, ये एक मैसेज है, एक संदेश है कि हिमाचल प्रदेश में दल बदल ना हो। और मुझे लगता है सभी राजनीतिक पार्टियों का और जनता भी चाहती है ऐसा ना हो। तो एक मैसेज है और ये आइंदा ऐसी घटना ना हो उस लिए जो है कि कदम उठाया गया है। सर, विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि
सरकार जो है पाकिस्तान मॉडल यहाँ अपना रही है, क्या कहेंगे सर इसको? नहीं, पाकिस्तान मॉडल से क्या मतलब हुआ? वो बेसिकली ऐसे कर रहे हैं सर कि जैसे वहाँ पर आर्थिक बदहाली है और हिमाचल में अभी तो इसीलिए सैलरी डेफर की जा रही है। देखो, एक बात मैं स्पष्ट रूप में कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की जो आज आर्थिक संकट से हिमाचल। इसी के साथ आज की 4 बड़ी खबरों की चौकड़ी यही होती है पूरी। लोकल से लेकर प्रशासन और समाज से जुड़ी हर अहम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ सबसे पहले सबसे तेज खबरों के लिए सिर्फ लोकल 7 न्यूज पर।